टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। न पूछो कि कहां है मंजिल मेरी, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारेंगे हिम्मत, कुछ भी हो चाहे, हमने खुद से ये वादा किया है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें व्यक्ति को लगता है कि आगे कुछ नहीं हो सकता, संकट जीवन पर साफ मंडराने लगता है। ऐसे में आवश्यकता होती है हौसला रखने की, हिम्मत रखने की और उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करने की। एक ऐसी ही बीमारी है कैंसर, जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का अंत साफ नजर आने लगता है। आजकल की नई तकनीकों से कैंसर का इलाज बेहतर तरीके से किया जा रहा है, साथ ही उसके जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बेहतर बनाए रखा जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता होती है कैंसर की जल्द पहचान कराने की और सही इलाज करने की। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, यानी गुदूद ग्रंथि का कैंसर। एक ऐसा कैंसर है जो पुरुषों में होता है। किस तरह से ये ग्रंथि कार्य करती है और क्या होता है जब किसी को गुदूद का कैंसर यानी कैंसर प्रोस्टेट की जानकारी मिलती है और विशेषज्ञ ये बताते हैं कि वो इस रोग से ग्रस्त है। आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। गुदूद ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों के प्रजनन तंत्र का अहम भाग है। ये एक द्रव का निर्माण करती है जो शुक्राणुओं को सुरक्षित रखने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त मूत्र के प्रवाह को नियंत्रित करना भी गुदूद ग्रंथि का कार्य होता है। इस ग्रंथि में सामान्य संक्रमण से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। आमतौर पर BPH यानी गुदूद का बढ़ना, गुदूद में सूजन और गुदूद में कैंसर की समस्या देखी जाती है। गुदूद ग्रंथि के कैंसर यानी कैंसर प्रोस्टेट के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। यदि प्रोस्टेट कैंसर का सही समय पर इलाज न किया जाए तो ये आसपास के अंगों में फैल जाता है और उस स्थिति में इलाज करना मुश्किल हो जाता है। गुदूद की समस्याओं के इलाज के लिए दवाएं और सर्जरी के विकल्प मौजूद हैं। गुदूद की समस्या के कोई भी लक्षण होने पर तुरंत विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। आवश्यक है कि गुदूद ग्रंथि की बीमारी के लक्षणों के विषय में जानकारी हो और नियमित रूप से गुदूद ग्रंथि की जांच करवाएं, जिससे प्रोस्टेट संबंधी बीमारियों की पहचान जल्द हो सके। टोटल हेल्थ, DD न्यूज। आज जानेंगे विशेषज्ञों से कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, यानी रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, किन कारकों से इस कैंसर के होने का खतरा बढ़ता है, क्या होते हैं इसके लक्षण और अगर किसी पुरुष को ये हो जाए तो ऐसे में इलाज कैसे करवाया जाना चाहिए। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनूप कुमार, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल। आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगी डॉक्टर स्वरूपा मित्रा, डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट एंड फॉर्मरली शी वाज एसोसिएटेड विद राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाला एक आम कैंसर है। इसके विषय में जानकारी और जागरूकता की आवश्यकता है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे संबंधित कोई आपके सवाल हैं या कोई समस्या जिसका समाधान आप हमारे विशेषज्ञों से चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज कम रखिए। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnews@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। सबसे पहले डॉक्टर अनूप कुमार, आपसे समझना चाहेंगे कि जब बात आती है कैंसर की तो किसी भी व्यक्ति को लगता है कि अब शायद जीवन समाप्त हो गया। प्रोस्टेट कैंसर कितना आम है पुरुषों में और इसे लेकर कितनी जागरूकता देख रहे हैं आप? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर अगर हम मेल्स की बात करते हैं, इंडिया में बात करते हैं तो एक शोध में पाया गया जो 2014-15 में अभी पब्लिश हुआ था कि सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर्स है इंडियन मेल्स में, मेट्रो सिटीज़ में। और पहले माना जाता था कि ये कैंसर जो है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ की बीमारी है और डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं होता, जो कि एक मिथ था। आजकल डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया में भी इसका जो इंसिडेंस है 10 पर लाख पॉपुलेशन है। अगर हम बात करें दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ की, वहाँ पर 20 से 30 पर लाख पॉपुलेशन है, पर इंडिया में और ये बढ़ता जा रहा है। और जागरूकता की कमी इंडिया में काफ़ी अभी भी कमी है, क्योंकि अभी भी हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो एडवांस स्टेज में आते हैं, मेटास्टेटिक फेज में आते हैं, जब कैंसर फैल चुका होता है।
और जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें अभी भी पेशेंट जो हैं, अगर हम बात करें अर्ली स्टेज की, तो अभी भी 30 से 40% लोग वहाँ पर अर्ली फेज में आते हैं। इंडिया में ये जो परसेंटेज है ये अभी 10 से 15% ही है। तो इंडिया अभी भी जो है जागरूकता की काफ़ी कमी है और हमें इसके लिए काफ़ी और अभियान चलाने की ज़रूरत है। जी, जाहिर तौर पर, और इसीलिए जागरूकता के लिए हम एक कार्यक्रम भी कर रहे हैं, प्रोस्टेट कैंसर की बात कर रहे हैं। और शायद जो इसके लक्षण होते हैं वो भी या तो व्यक्ति को लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ बहुत ही सामान्य है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी होती है, इसलिए जानकारी बढ़ाना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर स्वरूपा मित्रा, कौन से वो कारक हैं जिनसे आप देखती हैं कि ये जो प्रोस्टेट कैंसर है इसका खतरा लगातार बढ़ रहा है? और एक जो बात होती थी कि सिर्फ वृद्ध लोगों में ही ये कैंसर होगा, वृद्ध पुरुषों में ही इसका खतरा होगा, अब कुछ कम उम्र से भी इसके मामले देखे जा रहे हैं। Exactly. Thank you, Kiran, for calling me. You're very right. प्रोस्टेट कैंसर पहले हम जैसे देखते थे कि 60-65 साल के बाद भी प्रोस्टेट कैंसर ज्यादा हम शक करते थे और ज्यादा हम देखते भी थे। लेकिन आजकल हम अपने क्लिनिक में देखते हैं इवन लेसर एज में 40 की उम्र में, 35 की उम्र में भी प्रोस्टेट कैंसर हम देखते हैं। इसकी जैसे आपने बताया कि इसकी जानकारी शुरुआत में मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत के स्टेज में अगर इस कैंसर का पता चले तो इसकी इलाज भी पूरी तरह से हो सकती है। और अभी मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ कि प्रोस्टेट कैंसर, इफ आई कंपेयर इट विद अदर कैंसर्स, ये एक स्लोली ग्रोइंग कैंसर है। इसकी लक्षण थोड़ा देर से आता है, ठीक भी थोड़ा देर से होता है, फैलता देर से है। इसलिए ऑल द मोर इसको हम पहले अगर इसकी जानकारी प्राप्त करें, ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। और यही जागरूकता जरूरी है कि हम लक्षण कौन सा देखें। तो जैसे आप दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन में, इसकी शुरुआत में बहुत समय कोई भी लक्षण नहीं होता है, लेकिन बाद में जब थोड़ा होता है, जैसे कि यूरिन रुक रुक के आना, यूरिन का फ्लो, पेशाब का फ्लो सही नहीं आना, या ज्यादा हमें जोर लगाना पड़े कैंसर के लिए, ये बहुत समय हम मान लेते हैं ये BPH, दैट जो फिजियोलॉजिकल प्रोस्टेट की बढ़ने की जो एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उसके लिए हो रहा है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। इस तरह के सिम्टम्स को अगर ज्यादा दिन तक रहे, इसकी जागरूकता होनी चाहिए कि हमें एक बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये सारे शुरुआत के सिम्टम्स हैं। जी, जैसा डॉक्टर अनूप कुमार, डॉक्टर स्वरूपा ने कहा कि बहुत सारे ओवरलैपिंग सिम्टम्स है। जैसे ही उम्र बढ़ती है तो आमतौर पर देखा जाता है कि मूत्र संबंधित लक्षण मुश्किल से, न सिर्फ पुरुषों में, महिलाओं में भी इस तरह की समस्याएं होती हैं। कितना आवश्यक है नियमित रूप से जांच करवाना, और कौन से वो लोग होंगे जिन्हें प्रोस्टेट कैंसर का खतरा या संभावना अधिक होगी? देखिए, बिल्कुल प्रोस्टेट कैंसर के जो हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, प्राइमरीली तो एक जेनेटिक डिजीज हम मानते हैं, जिसमें आजकल हम बात करते हैं 2 प्रकार की जीन्स। एक जीन्स जो कैंसर को प्रमोट करती हैं, उनको हम ऑन्को जीन्स बोलते हैं। एक वो जीन होती हैं जो कैंसर को प्रिवेंट करती हैं, इसको ट्यूमर सप्रेसर जीन्स बोलते हैं। जब इन दोनों जीन्स का जो बैलेंस है वो चेंज हो जाता है और ऑन्को जीन्स ज़्यादा जो है डोमिनेंट हो जाती हैं, तब कैंसर डेवलप होना शुरू होता है। तो प्रोस्टेट कैंसर के जो रिस्क फैक्टर है, सबसे पहला तो है कि जो पेशेंट्स जो हैं देखा गया है अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं, उनमें प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा पाया जाता है और ज़्यादा एग्रेसिव होता है। वो पेशेंट्स जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, जिनके फादर या पैटर्नल साइड में किसी को कैंसर हुआ है, भाई को कैंसर हुआ है, उनकी कैंसर होने की संभावनाएं 9 टाइम्स बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जो ओबीज पेशेंट्स हैं, जो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं और प्रिजर्व्ड मीट खाते हैं, उनमें भी कैंसर ज़्यादा होने की ज़्यादा संभावना है, जैसे कि बाकी कैंसर्स के रिस्क फैक्टर्स हैं। इसमें हम लोग इसको अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर मित्रा बता रहे थे। इसको हम बोलते हैं स्मार्ट स्क्रीनिंग। कि इंडिया अभी जनरलाइज स्क्रीनिंग के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉस्ट लग सकता है। स्मार्ट स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि कोई पेशेंट जिसको यूरिन के कंप्लेंट्स हैं 50 साल के बाद, हम उसका साल में एक बार एक ब्लड टेस्ट होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो कि बड़ा ही सस्ता टेस्ट है, सरकारी में तो फ्री में अवेलेबल है। और एक फिंगर एग्जामिनेशन करके, जिसको हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कहते हैं, हम चेक करते हैं कोई हार्ड नोड्यूल तो नहीं है। तो ये 2 चीज़ से हम अगर साल में कर लें तो स्क्रीनिंग हो जाएगी और हम इसको डायग्नोज अर्ली कर सकते हैं। जी, जाहिर तौर पर अगर पहचान करनी है तो सतर्कता आवश्यक है और विशेषज्ञ से परामर्श लेते रहना, यानी सही समय पर जांच करवाना आवश्यक है। फिलहाल एक कॉलर हैं इटावा से, मुन्ना सिंह है फोन लाइन पर। स्वागत, आपका सवाल पूछिए। हाँ सर,
मेरे पेशाब में हल्का सा पिन होता है जी, और रुक रुक के आती है, और ये मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो मेरा 35 और कहीं 45 ऐसा प्रोस्टेट दिखाता है। आपकी उम्र कितनी है? 61 ईयर सर। 61। डॉक्टर अनूप, क्या आप इनको एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, अभी जिनके सिम्टम्स से बता रहे हैं, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, सिम्टम्स बिनाइन प्रोस्टेट और सीए प्रोस्टेट दोनों के सिमिलर ही होते हैं शुरू में। तो मैं इनको ये सुझाव देना चाहूँगा, आप एक निकटतम यूरोलॉजिस्ट को दिखा के 4 सिंपल टेस्ट इसमें होते हैं। अल्ट्रासाउंड जैसे उन्होंने करा लिया है, उसमें हम देखते हैं कि यूरिन करने के बाद कितना यूरिन रह जाता है, उसको पोस्ट वाइड रेजिडुअल यूरिन बोलते हैं। एक यूरोफ्लोमेट्री कराएंगे, एक किडनी फंक्शन और पीएसए जैसे हम बात कर रहे थे, और एक यूरिन एग्जामिनेशन अर्ली मॉर्निंग का सैंपल कराते हैं। इससे हम ये रूल आउट कर लेते हैं कि ये प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है या खाली बिनाइन प्रोस्टेट है। अगर ये खाली बिनाइन प्रोस्टेट है तो हम उसको दवाई शुरू करते हैं, और 95% लोगों में दवाई से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर पीएसए बढ़ा हुआ आता है, 4 से ज़्यादा है और कल्चर नेगेटिव है, तो हम इसको कैंसर के लिए आगे जांच करते हैं। जी, अगर इस बात का शक हो डॉक्टर स्वरूपा कि शायद व्यक्ति को कैंसर हो सकता है या इस तरह के कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स हो, तो कौन सी जांच से ये तय किया जाता है कि वाकई में ये जो समस्या हो रही है या जो लक्षण आ रहे हैं उसके लिए कैंसर ही जिम्मेदार है? डायग्नोसिस किस तरह से बनाई जाती है? यस, एग्जैक्टली, जैसे डॉक्टर अनूप ने बताया, पीएसए हमें करना है, डीआरई डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करना है, अल्ट्रासाउंड करना है, लेकिन कैंसर का फाइनल डायग्नोसिस बायोप्सी से ही होती है। आपके चैनल से मैं ये कहना चाहूंगी, एक मिथ है कि कैंसर, बहुत समय पेशेंट्स आके हमें कहते हैं कि मैं बायोप्सी नहीं कराना चाहता हूँ क्योंकि बायोप्सी से कैंसर फैल जाता जी, है। बहुत आमतौर पर सोचा है। ये एक मिथ है, प्लीज सबको ये समझ लीजिए, बायोप्सी के बिना कैंसर का इलाज नहीं हो सकता है। बायोप्सी से खाली यही नहीं कि हमें पता चल रहा है कि कैंसर है, इसके अलावा भी हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलता है, किस तरह का कैंसर है, उसमें क्या टारगेट्स है, उसमें हम कैसे इलाज करेंगे, कौन सी दवा इससे काम करेगी, ये सारी चीजें हमें बायोप्सी से ही मिलती है। इसलिए बायोप्सी में देर नहीं करना चाहिए। बायोप्सी आप जल्दी से जल्दी पास के जो भी कैंसर हॉस्पिटल है, नॉर्मल हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पे आप जरूर करा लीजिए। बिना बायोप्सी का हम इलाज नहीं कर सकते हैं। बायोप्सी के बाद आती है स्टेजिंग, क्या स्टेज है, इसके लिए बोन स्कैन होती है, पीएसए में पेट स्कैन होती है, जो भी अवेलेबल है। इट इज नॉट नेसेसरीली कि पेट स्कैन ही कराना है जी। अगर आपके पास पेट स्कैन नहीं है, बोन स्कैन है, इट्स ओके, बोन स्कैन कर सकते हैं, उससे हमें पता चलता है, और बाकी हम सीटी स्कैन करा सकते हैं। इससे हमें स्टेज का पता चलता है। एक बार स्टेज एंड डायग्नोसिस बाय बायोप्सी हो जाती है, तब हम तय करते हैं कौन सा इलाज इनके लिए प्रेफरेबल है। जी, स्टेजिंग के बाद ही ये तय होगा कि इलाज किस तरह से किया जाएगा। डॉक्टर अनूप, किस तरह की मोडालिटीज अवेलेबल हैं? क्योंकि स्टेजिंग अगर जो है लोकलाइज्ड है, कैंसर प्रोस्टेट में ही है या शरीर में फैल गया है, तो जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको प्लान करने में किस तरह से सहायक होता है, और कैसे ये तय किया जाता है कि शुरुआत किस इलाज से होगी? बिल्कुल, देखिए, जैसे डॉक्टर मित्रा भी बता रहे थे, उसमें सिर्फ एक चीज़ हम ऐड करना चाहते हैं कि मल्टी पैरामेट्रिक एमआरआई एक नया इन्वेस्टिगेशन पिछले कुछ सालों से हम यूज़ करते आ रहे हैं, जिससे हम ये देखते हैं कि प्रोस्टेट का कैंसर का जो स्प्रेड है वो लोको रीजनल कितना बढ़ा हुआ है। अगर इसके 3 स्टेज में हम डिवाइड करते हैं, एक होता है लोकलाइज्ड सीए प्रोस्टेट, जो कि प्रोस्टेट के अंदर ही कैंसर है, उसका जो ट्रीटमेंट है, या तो हम इसकी सर्जरी कर सकते हैं, इसको रेडिकल प्रोस्टेक्टमी कहते हैं, जो कि आजकल टाइम नई मॉडलिटी रोबोटिक्स से ये इसका काफ़ी अच्छे आउटकम आते हैं। और दूसरा जो पद्धति है वो रेडियोथेरेपी है, जिसमें हम रेडियोथेरेपी से इसको कैंसर को जला सकते हैं। अगर ये लोकली एडवांस यानी कि कैंसर थोड़ा प्रोस्टेट के बाहर चला गया है लेकिन ब्लड में नहीं फैला है, उसको लोकली एडवांस्ड कहते हैं। उस पेशेंट में हम या तो उसको पहले सर्जरी करते हैं रेडिकल प्रोस्टेक्टमी करके, और बाद में रेडिएशन देते हैं, और दूसरा ऑप्शन होता है हम रेडिएशन और हार्मोनल ट्रीटमेंट साथ दे सकते हैं। और तीसरा फेज है, अगर कैंसर पूरी बॉडी में फैल गया है तब सर्जरी का कोई रोल नहीं रहता है, तब हमें इसको हार्मोनल ट्रीटमेंट देना है, और बाद में हम कीमोथेरेपी उसमें ऐड कर सकते हैं और रेडिएशन थेरेपी भी दे सकते हैं। जी, एक ईमेल्स काफी सारे आ गए हैं डॉक्टर अनूप हमारे पास। एक ईमेल आया है, सुनील जी हैं वडोदरा से, लिख रहे हैं कि उनके पिताजी को कैंसर है, जिनकी एज है 77 ईयर्स, 3rd स्टेज का कैंसर है। ऐसे में टारगेटेड न्यूक्लियर मेडिसिन कितनी उपयोगी हो सकती है, और क्या उससे उनको कोई लाभ हो सकता है?
अब जैसे उन्होंने बताया कि थर्ड स्टेज कैंसर, जिसको मेटास्टेटिक कैंसर ही बोलते हैं, और इनको प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बताया उन्होंने जी। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि पहले जैसे स्टेजिंग करते हैं, जैसे डॉक्टर मित्रा बता रहे थे, और आजकल हम एक जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। एक नया इसमें एंगल आया है कि जेनेटिक टेस्टिंग का, जिसमें हम देखते हैं कि BRCA1 और BRCA2 जीन पॉजिटिव है कि नहीं। फिर हम पेशेंट्स को टारगेट थेरेपी की जो हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हम नए नए इम्यूनोथेरेपेटिक ड्रग्स भी आ गए हैं। लेकिन जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, जैसे हम बात कर रहे थे, वो हार्मोनल ट्रीटमेंट से हम स्टार्ट करते हैं और उसमें हम कीमोथेरेपी ऐड कर सकते हैं। अगर वो फेल होता है तब हम सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन में जाके टारगेट थेरेपी और यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए डेफिनेटली ये एक नया हमारे पास आर्मेंटेरियम आ गया है कि हम इसको टारगेट थेरेपी के जरिए इम्यूनोथेरेपी वाले ड्रग्स यूज कर सकते हैं। जी, ट्रीटमेंट का अगर जिक्र हो रहा है डॉक्टर स्वरूपा, इसके अंदर अगर बात की जाए रेडियो थेरेपी की, हालांकि ट्रीटमेंट मोडालिटी है, लेकिन बहुत से लोगों को इससे डर भी लगता है और चिंता भी होती है, क्योंकि शायद इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर लोग चिंतित रहते हैं। किस तरह से एडवांसमेंट्स की बात की जाए या नई तकनीकों की बात की जाए, इसमें लाभ हो रहा है जिससे जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कम हो, और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ की जो बात होती है, क्योंकि अक्सर मरीज परेशान रहता है, इलाज के दौरान कई तरह की जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं, उस क्षेत्र में किस तरह से कार्य हो रहे हैं? यस किरण, ये एक बहुत बड़ा एक गलतफहमी है अभी कि रेडिएशन से कुछ नुकसान होता है। पहले उस जमाने की रेडिएशन मशीन और रेडिएशन टेक्निक्स अभी और नहीं है। अभी हमारे पास जो मशीन्स है वो लीनियर एक्सेलरेटर्स है, उसमें हम IMRT, IGRT, VMAT, इससे हम रेडिएशन दे सकते हैं, और इससे क्या होता है कि हम बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं उसी जगह को जहां पे हमें रेडिएशन देना है। उसके आसपास के सारे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सेफ रहते हैं, उसमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। अब जब नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को हम सेफ रखते हैं तो उसमें कोई नुकसान होने की संभावना मिनिमम है। इसके अलावा IMRT, IGRT, इसमें हम पहले 40 रेडिएशन देते थे, आजकल हो गया है हाइपोफ्रैक्शनेटेड रेडिएशन, जो कि हम 20 फ्रैक्शन में देते हैं, 22 फ्रैक्शन में देते हैं। उससे भी कम हो गया, एकदम अर्ली स्टेज कैंसर है, उसमें हम SBRT करते हैं, SRT करते हैं, जिसमें कि 2, 3, 4 लेस देन 5 फ्रैक्शंस में हो जाता है ट्रीटमेंट। तो इसमें कम समय लगता है, टारगेटेड है, ज़्यादा डोज हम दे सकते हैं क्योंकि हम नॉर्मल एरियाज को बचा लेते हैं। तो इसीलिए ये खतरा बिल्कुल नहीं है। हम बहुत आजकल कैंसर पेशेंट्स देखते हैं जो रेडिएशन के माध्यम से ट्रीटमेंट हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल तक बिना कोई नुकसान के बहुत अच्छे से रहते हैं। आजकल इसमें और एक आ गया है MRI गाइडेड रेडियोथेरेपी, ये इंडिया में नया है। जैसे हमने बताया है, हम दिल्ली में हम ला रहे हैं, ये इंडिया में सेकंड मशीन होगी, और नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में ये पहली मशीन है MRI लीनियर एक्सेलरेटर की। ये मशीन से हम ट्रीट कर सकते हैं, टारगेटेड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन IGRT जो लिनैक में होता है, नॉर्मल लिनैक में, उससे ज़्यादा ये फायदा है कि अंदर में ट्रीटमेंट के दौरान अगर वो ट्यूमर छोटा हो रहा है, थोड़ा सा चेंज हो गया है, मूव कर गया है, उसको हम इमीडिएटली ऑनलाइन उसको हम फिर से रीप्लान कर सकते हैं, फिर से टारगेट करके इमीडिएटली नया प्लान से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स हर रोज जो ट्रीटमेंट होगा उसमें नया प्लान होगा एंड नया तरीके से ट्रीटमेंट होगा, जिससे कि डे टू डे जो वेरिएशन होती है, स्लाइट वेरिएशन ऑफ द ट्यूमर जो होती है, उसको भी हम टारगेट करके नए प्लान से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दिस इज एक्चुअली अ रेवोल्यूशन इन प्रोस्टेट कैंसर रेडिएशन थेरेपी। जी, इसके अलावा डॉक्टर अनूप कुमार, रोबोटिक थेरेपी भी एक वरदान कही जा सकती है, जिससे जो सर्जरी से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफेक्ट्स थे उसका खतरा भी कम होता है। और इसके अलावा कीमो में अगर बात की जाए तो इम्यूनोथेरेपी का भी प्रयोग किया जा रहा है, कितना लाभकारी है? बिल्कुल, देखिए रोबोटिक सर्जरी के आने के बाद ये पूरा एक ट्रीटमेंट रिवोल्यूशनाइज हो चुका है। 20 साल पहले की हम बात करते थे तो पेशेंट जो है प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी कराने से डरते थे, क्योंकि लंबा लंबा इंसिजन लगाना पड़ता था, पेशेंट्स को सर्जरी के बाद पेशाब लीक करता रहता था और एक एक महीने के लिए उनको रिकवरी नहीं हो पाती थी, ब्लड लॉस काफ़ी होता था।
अब जब से रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आई है, जो आए हुए अब हमारे कंट्री में 2005 से अब ऑलमोस्ट जो है 15 से साल ऊपर हो गया है। अब इसमें हम छोटे छोटे की होल से रोबोटिक सर्जरी करते हैं, बहुत प्रिसाइज डिसेक्शन होता है, सूचरिंग बहुत परफेक्ट होता है, कैंसर आउटकम्स अच्छे हो गए हैं, ऑन्कोलॉजिकल के साथ साथ पेशाब का जो लीक करने की जो है वो भी बहुत अच्छा कम हो गया है, और पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो गई है। तो इसलिए ये एक तरह का बून है पेशेंट्स के लिए, ना सिर्फ पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में स्पेशली इसको काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को फ़ायदा मिला है। दूसरा, आपने इम्यूनोथेरेपी की बात किया, ये हमने जैसे बता रहे थे, ये आजकल हम यूज़ करते हैं सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन ड्रग। जब हमारी फर्स्ट लाइन थेरेपी फेल हो जाती है मेटास्टेटिक कैंसर में, जब कैंसर पूरी बॉडी में फैल जाता है, तो हार्मोनल ट्रीटमेंट और कीमोथेरेपी जब फेल हो जाती है तब हम इम्यूनोथेरेपी पे जाते हैं। ये भी एक बड़ा रिवोल्यूशनाइज हो गया है, जिसको कि अब उन पेशेंट जिनके पास पहले कोई ऑप्शन नहीं था, अब एक ऑप्शन आ गया है और इसका भी रिस्पांस अच्छा होता है। लेकिन इसके लिए जैसे हम बात कर रहे थे कि जेनेटिक टेस्ट करके हम पहले चेक करते हैं कि वो पॉजिटिव हो, तभी हम इसको दे सकते हैं। जी, और फिलहाल एक कॉलर है, अनूप कुमार है, रांची से कॉल किया है इन्होंने। अनूप जी, बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं आप? सर, कैंसर के अवसर पर क्या अवेयरनेस है लोगों में, और क्या प्रोस्टेट कैंसर में पेन मैनेजमेंट असर करता है? जी डॉक्टर स्वरूपा, पेन मैनेजमेंट क्या असर करता है प्रोस्टेट कैंसर में? बहुत संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगी? यस, रांची से बोल रहे हैं, मैं भी रांची की ही हूँ, रांची से मेरी पढ़ाई है। तो यस, पेन मैनेजमेंट के लिए आजकल एक अलग से पेन क्लिनिक बना हुआ है, जिसमें हम पेन के लिए अलग से दवाई देते हैं। इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी जैसे हम प्रोस्टेट के लिए करते हैं, वैसे ही रेडिएशन थेरेपी पेन के लिए भी हो सकता है। जैसे कि अगर बोन्स में कहीं पे फैला हुआ है, कहीं पे अगर कोई नस दब रही है डिजीज के चलते, तो उस समय हम रेडिएशन थेरेपी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है पेन को कम करने के लिए। तो पेन के लिए रेडिएशन थेरेपी है, मेडिसिन है, इंजेक्शंस है, नर्व ब्लॉक्स है, पैचेस है जो कि लगाया जाता है टू रिलीव द पेन। तो ये सारे ट्रीटमेंट पेन के लिए आजकल बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मैनेजमेंट प्लान्स हैं विदाउट मच साइड इफेक्ट्स। जी, और आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं पुरुषों में होने वाले एक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनूप कुमार, डॉक्टर स्वरूपा मित्रा। फिलहाल समय हो गया है रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड का, छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब, जिसमें हम कुछ भ्रमों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला सवाल डॉक्टर अनूप आपसे कि क्या प्रोस्टेट कैंसर सिर्फ वृद्ध पुरुषों को ही प्रभावित करता है? नहीं, जो हाई रिस्क पेशेंट जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, उनमें 40 साल के 50 साल के बीच में भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। डॉक्टर स्वरूपा, क्या ये कैंसर उन्हीं को होगा जिनके परिवार में किसी को प्रोस्टेट कैंसर रहा हो? ऐसा जरूरी नहीं है। हमने देखा है ओनली बहुत कम परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स, अब 9% में फैमिली हिस्ट्री रहती है जी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम बिना फैमिली हिस्ट्री का भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। इसीलिए अगर सिम्टम्स हो तो उसमें एक शक जरूर होना चाहिए और टेस्ट जरूर कराना चाहिए। एक ईमेल आया है डॉक्टर अनूप हमारे पास, ऋषि जी हैं, उनका ईमेल हम चाहेंगे रैपिड फायर में शामिल करना। वो ये कह रहे हैं कि क्या एनलार्ज्ड प्रोस्टेट यानी प्रोस्टेट का साइज बढ़ना कैंसर बताता है, और क्या इससे सेक्सुअल लाइफ भी प्रभावित हो सकती है? देखिए, जब प्रोस्टेट साइज बढ़ने से डेफिनेटली सेक्स लाइफ अफेक्ट होती है और इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। लेकिन प्रोस्टेट साइज बढ़ना सिर्फ कैंसर का लक्षण हो भी सकता है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, और नहीं भी हो सकता है। उसके लिए टेस्ट करना जरूरी है। डॉक्टर स्वरूपा, क्या जिनके परिवार में महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर रहा हो, उस परिवार के पुरुषों को प्रोस्टेट कैंसर का खतरा अधिक होगा? ब्रेस्ट कैंसर होता है, कुछ फैमिलियल जो जेनेटिक कैंसर्स होते हैं, एक जीन होती है BRCA जीन 1 और 2, इसके लिए होता है। अब हमें ये भी पता है कि प्रोस्टेट कैंसर भी होता है। इस जीन में अगर कोई डिफेक्ट हो, कोई चेंजेस हो, तो प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। कोई डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं, अभी उतने एविडेंस नहीं है, लेकिन रिसर्च इसमें चल रही है। BRCA 1 और 2 जीन, इसके चेंज के लिए प्रोस्टेट कैंसर भी होता है, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर भी देखा जाता है। जी डॉक्टर अनूप कुमार, इनमें से क्या प्रोस्टेट कैंसर का लक्षण हो सकता है बार बार मूत्र जाना या फ्लो धीमा हो जाना, रात को पेशाब के लिए बार बार उठना? बिल्कुल, ये सारे सिम्टम्स प्रोस्टेट कैंसर में भी हो सकते हैं और एक नॉर्मल बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट में हो सकते हैं। जी
डॉक्टर स्वरूपा, इनमें से क्या प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है? कौन सा कारक? धूम्रपान करना, शराब का अधिक मात्रा में सेवन करना या हाई एनिमल फैट डाइट लेना? जैसे डॉक्टर अनूप ने पहले भी बताया था, डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नॉट ओनली प्रोस्टेट कैंसर, मोस्ट ऑफ द कैंसर्स में। फैटी फूड, अल्कोहल मात्रा से अधिक लेना एंड टोबैको, ये सारी चीजें, और जिसमें फाइबर नहीं है, बिना फाइबर वाले डाइट, जो हम आजकल फास्ट फूड बोलते हैं, इससे प्रोस्टेट कैंसर भी बढ़ के चांसेस बढ़ सकता है और बाकी कैंसर्स होने की भी चांसेस बढ़ सकता है। सो प्लीज गो फॉर हेल्दी डाइट। डॉक्टर अनूप कुमार, बहुत से लोग ये मानते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर बहुत धीमी गति से बढ़ता है, इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूरी है कि प्रोस्टेट कैंसर जो है धीरे गति से बढ़ता है, लेकिन चिंता करने की जरूरत जरूर है, क्योंकि अगर हम उसको इग्नोर करते हैं तो ये स्प्रेड करके आगे जाके इनक्यूरेबल हो जाता है। डॉक्टर स्वरूपा, पीएसए मार्कर जो काउंट है, अगर वो अधिक है तो क्या ये माना जाए कि उस व्यक्ति को कैंसर हो गया? पीएसए एक बहुत सेंसिटिव टेस्ट है प्रोस्टेट कैंसर के बढ़ने के, अगर बढ़ता है तो प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। बहुत समय इजैक्यूलेशन से होता है, प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन, इससे भी होती है प्रोस्टेट पीएसए बढ़ सकता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि पीएसए बढ़ने से कैंसर ही होगा, लेकिन डेफिनेटली चांसेस है। अगर पीएसए बढ़ा हुआ है तो एक बार जाना चाहिए डॉक्टर के पास जरूर। डॉक्टर अनूप कुमार, प्रोस्टेट कैंसर में सर्जरी सिर्फ प्रारंभिक अवस्थाओं में ही कारगर होती है, क्या ये बात सत्य है? प्रारंभिक अवस्था इसको लोकलाइज सीवियर प्रोस्टेट और सेकंड अवस्था जिसको लोकली एडवांस सीवियर प्रोस्टेट, दोनों में ही हम सर्जरी कर सकते हैं। डॉक्टर स्वरूपा, बहुत से लोग ये मानते हैं कि जितना खतरा या जितनी जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशंस प्रोस्टेट कैंसर की वजह से होंगी, शायद उससे दुगनी रेडियोथेरेपी के कारण हो सकती हैं। मैं फिर से यहाँ पे बताना चाहती हूँ, रेडिएशन एक सेफ प्रोसीजर है, आजकल बहुत सेफ है। हम लोग ओनली डिजीज एरिया को हम ट्रीट करते हैं, नॉर्मल एरिया फुल्ली प्रोटेक्टेड है। मोशन मैनेजमेंट हमारे पास ट्रीटमेंट तरीका है, प्रोस्टेट के साइज को जैसे चेंज होता है उसको ट्रैक करने का तरीका है, इसलिए नॉर्मल एरियाज आर परफेक्टली सेफ। डॉक्टर अनूप कुमार, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे उन तमाम लोगों के लिए जिनको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, और स्क्रीनिंग का महत्व क्या बताना चाहेंगे एक वाक्य में? मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप कैंसर से घबराएं ना। अगर आप 50 साल से ऊपर की आपकी उम्र है, आपको पेशाब के कोई सिम्टम्स आते हैं, निकटतम यूरोलॉजिस्ट को जाके आप टारगेटेड स्क्रीनिंग जरूर करवाएं, पीएसए टेस्ट करवाएं और एक डीआरई जरूर करवाएं, और आगे जाके जो भी टेस्ट डॉक्टर कैनो कहता है करवा के आपको ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज करते हैं अगर ट्रीटमेंट तो आप आपको क्योर कर सकते हैं। डॉक्टर स्वरूपा, एक वाक्य में आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए? कभी भी आपको कोई सिम्टम्स होती है यूरिन की या लोअर एब्डोमेन की जो नॉर्मल इलाज से 2-3 हफ्ते में नहीं जा रहा है, तो प्लीज एक बार अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके ये टेस्ट कराइए, कहीं ये कैंसर तो नहीं है। अर्ली डायग्नोसिस सेव्स अ लाइफ। जल्दी अगर डायग्नोस होता है तो एक जिंदगी बच सकती है। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर स्वरूपा मित्रा, डॉक्टर अनूप कुमार। आपने विस्तार से प्रोस्टेट कैंसर के विषय में बताया है, और कहा जाता है कि अपनी सेहत को अगर ठीक रखना है तो सतर्कता भी रखनी है, सावधानी भी रखनी है, और थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनी सेहत का, अपने स्वास्थ्य का। जीवन शैली से संबंधित बहुत से कारक हैं जिनके ऊपर ध्यान देने से कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। साथ ही समय समय पर विशेषज्ञ से परामर्श लेना और उम्र बढ़ने के साथ जांच करवाते रहना जरूरी है। अपने जीवन शैली का ख्याल रखिए, जिससे कैंसर के साथ साथ अन्य बीमारियों का खतरा भी कम हो और आपका स्वास्थ्य बेहतर बने। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे टोटल हेल्थ के माध्यम से। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।